In yesterday's session, we discussed the importance of values, discipline, and the right path that leads us towards the success and the self-development. Those thoughts help us to understand that true growth begins from within. Continuing that meaningful journey, today's session focused on the very important topic, the personality development. We are truly fortunate to have a spiritual guide who will help us to understand the true essence of personality development through a wisdom and a values. Before we begin this enlightening session, let us purify our minds and our surroundings by chanting the sacred Navkar mantra. I request everyone to join their hands. Thank you, everyone. Thank you. Now, without any delay, with a great respect and devotion, I humbly request respected Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Marasa to kindly share her valuable thoughts and guide us on the topic personality development. Thank you and good morning. कल रात को किसी को सपना आया था क्या? और सपने में मैं दिखी थी क्या? क्या होता है सेशन की शुरुआत में कल के आप है ना एक वेट लेके आते हो दिमाग में जब भी यहाँ पे हॉल में एंट्री की तो अपनी पर्सनालिटी को लेके कल सक्सेस को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई अभी भी बड़ी बड़ी बातें होंगी हमको सुनना है मेंटली और स्ट्रेस्ड एम आई राइट बस उसको स्ट्रेस को खत्म करना था मुझे से थोड़ा सा हंसाना था आपको मैं आपके सपने में क्यों आऊंगी मैं फ्री हूँ क्या बस पर्सनालिटी व्हाट इज एग्जैक्ट पर्सनालिटी इज किसको कहते हो आप पर्सनालिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी गूगल पे मिल जाएगा क्या एक्चुअल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी इज दिस क्या आप आपकी पर्सनालिटी हो या आपकी पर्सनालिटी आप हो आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन क्या आप आपकी पर्सनालिटी हो या आपकी पर्सनालिटी वो आप हो योर सेल्फ इज योर पर्सनालिटी और योर पर्सनालिटी इज योर सेल्फ व्हाट सोचो तब तक मैं कुछ लिखती हूँ क्या लिखा मैंने persona what is persona what is persona पर्सनालिटी वर्ड persona से आया persona is actually a Latin word
क्योंकि इंग्लिश फिनिशियन लैटिन में से निकली हुई है, तो इंग्लिश में ज़्यादा अक्षर जितने भी आपको मिलते हैं वो ओरिजिनल फ्रॉम लैटिन। पर्सोना ओरिजिनली इज अ लैटिन वर्ड, और अभी जैसे मेट्रोज में और उसके बाहर जाओगे तो दे डोंट नेवर यूज पर्सनालिटी वर्ड, दे यूज पर्सोना, क्योंकि आप लोगों की आज की वोकैबुलरी इज क्वाइट ऑफ यूएस, यूके, यूरोपियन, सब मिक्सअप हो गई है इन इंग्लिश। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हम लोग प्योर यूके इंग्लिश बोलते थे, एकदम एथिकल ग्रामर के साथ चलने वाली, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशंस के साथ हम बोलते थे। अब वोकैबुलरी काफ़ी चेंज हो गई आप लोगों की, दैट्स ओके। पर्सोना, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ पर्सोना? पर्सोना का एक्चुअल मतलब होता है मास्क, मुखौटा। आप बोलोगे पर्सनालिटी की अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि वो हम हैं, योर पर्सनालिटी इज योर सेल्फ, ये फर्स्ट सेंटेंस पे आप सब लोग अग्री थे, एम आई राइट? सेकेंड सेंटेंस पे कभी आपने गौर ही नहीं किया कि मैंने क्या बोला, उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा। आपकी पर्सनालिटी वो आप नहीं हो, पर्सनालिटी इज जस्ट अ मास्क, पर्सोना इट मीन्स मास्क। आपको पता है मैंने कल सफलता वर्ड लिखा तो उसके नीचे एक लाइन नहीं की थी, लेकिन पर्सोना के नीचे मैंने 2 पैरेलल लाइन की है। मैं हर इस छोटी बात का ध्यान इसलिए रखती हूँ जब लिखती हूँ, बिकॉज आई एम ए ग्राफोलॉजिस्ट। तो बीइंग ए ग्राफोलॉजिस्ट मैं बहुत मतलब पर्टिकुलर हूँ उस बात को लेके कि मैं कैसे लिखती हूँ और मुझे क्या कहना है। पर्सोना के नीचे मेरी 2 लाइन एकदम प्रॉपर पैरेलल है या कोई डिफरेंस है? तो बस पर्सोना इज द पैरेलल लाइन ऑफ योर लाइफ। पर्सनालिटी वो आप नहीं हो, आपसे अलग एक मुखौटा है, मास्क है जो आप पहनते हो। आज तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग बात मैं कह रही हूँ। आपने आज तक सुना है कि आप जैसे हो वैसे बनो, दैट इज योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी ही आप हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, दैट इज पर्सनालिटी। व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ, मैं एक मुखौटा पहनती हूँ जो आपको पसंद आए। तो पर्सनालिटी वो आप नहीं हो। इसे गलती से भी आपकी पर्सनालिटी को खुद समझने का, योर सेल्फ समझने की गलती मत करिएगा। योर पर्सनालिटी इज अ मास्क यू आर वेयरिंग बाय चॉइस। इज दिस क्लियर? तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि उस मास्क को कैसे सजाना है, कौन सा मास्क कहाँ पहनना है, और उस मास्क पे कौन से कलर होने चाहिए। बहुत टाइप के मास्क होते हैं, है ना? बहुत टाइप के। आपको कौन सा टाइप का मास्क अपने लिए बनाना है, मैं यहाँ उसी की ट्रेनिंग दूंगी। जिंदगी में कभी इस क्वेश्चन के पीछे मत भागना। अगर आपको साधु नहीं बनना है तो, साधु बनना है तो यू आर वेलकम। हु आई एम, जिसको साधु बनना हो, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं उस मिस्ट्री को सॉल्व करना है, वेलकम। उस क्वेश्चन के पीछे भागो, हु आई एम, क्योंकि वहां आप खुद को ढूंढोगे तो दुनिया से डिटैच हो जाओगे। बट मुझे लगता है यहाँ किसी को भी साधु बनने का इंटरेस्ट नहीं है। आपकी मटेरियल वर्ल्ड से, आपकी सोशल वर्ल्ड से डिटैच होने का कोई आपको अभी आपकी चॉइस नहीं है। क्या है? अभी तो सपने हैं, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो कहां से डिटैचमेंट, आप डिटैचमेंट की बातें करोगे? तो हुआ है, ये शब्द को मत सोचना, ये क्वेश्चन के पीछे मत भागना, उस क्वेश्चन को परस्यू मत करना। एक क्वेश्चन को पीछे भागना, व्हाट आई वांट टू बिकम। पर्सनालिटी इज अबाउट ओनली दिस थिंग, व्हाट आई वांट टू बिकम। मुझे क्या बनना है, बस इसके पीछे भागो। बट उस क्या बनने में कहीं आप खो न जाओ। अटेंडेंस जिस तरह से ली जा रही है, इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। क्या उसको बाद में लिया जा सकता है? आई एम रिक्वेस्टिंग टू द मैनेजमेंट, क्योंकि ये पेपर पास होता है, बच्चों का ध्यान मुझसे भटक रहा है, और जब तक मेरा इनसे आई कांटेक्ट नहीं होगा, आई थिंक मेरे वर्ड्स का कोई मतलब नहीं है, मैं लेक्चरर नहीं हूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज मैं अपने समय, अपने नॉलेज,
अपने एग्जिस्टेंस का रिस्पेक्ट करती हूँ तो आई नेवर अलाउ एनीवन टू डिसरिस्पेक्ट मी। कल गर्ल्स को अच्छी शिक्षा मिली इस बात को लेकर ना। तो कभी ये मत सोचना कि मैं कौन हूं, ये ढूंढने मत जाना। तुमको क्या बनना है बस उसके बीच इसके बारे में सोचो। अब क्या बनना है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बनने के चक्कर में आर्टिफिशियल मत बन जाना। जस्ट बी रियल। बी रियल का मतलब, रियल का मतलब आपको रियल का मतलब बोलोगे नेचुरल, सही, मैं कहूंगी वैल्यूएबल। द थिंग विच इज रियल इट इज वैल्यूएबल। एम आई राइट? आर्टिफिशियल की कोई वैल्यू है? बस आर्टिफिशियल मत बनना, बी वैल्यूएबल। बी रियल का मतलब आप जैसे हो वैसा नहीं, वैल्यूएबल बनो। आपकी वैल्यू कैसी है, क्या है, उसको कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे गिराना है, वो सब आपके कंट्रोल में हो। आपकी वैल्यू आप तय करोगे या हम तय करेंगे? आपकी वैल्यू कौन तय करेगा? आप खुद करोगे या कोई और करेगा? कोई और? खुद तय करोगे ना कि आपकी वैल्यू कितनी है। बस दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बस इतनी ही चीजों पे ध्यान देना है कि आप आपकी वैल्यू कितनी तय करते हो, वो वाइजली आप चूज करो, वेयरिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मास्क इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फियर और सर्कमस्टेंसेस और पर्सन। मैं यहाँ आपको पर्सनालिटी नहीं, आपकी उस मास्क की बात करूंगी जो मास्क आपको पहनने हैं। कोई रियल नहीं होता। वी आर आवर पर्सनालिटी, आवर एग्जिस्टेंस इज लाइक अ अनियन। अनियन देखा है? अनियन के अंदर क्या होता है? अनियन के अंदर क्या होता है? फिर से पूछूंगी, अनियन के अंदर क्या होता है? छिलका। लेयर्स नहीं होते, लेयर्स ऐसे होते हैं। फिजिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? ऐसे को लेयर्स कहोगे? क्या कहोगे? छिलका। जितना निकालो, एवरी पील करने के बाद उसका कलर, टेक्सचर चेंज होता है ना, उसकी स्मेल चेंज होती है। एसी की कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे लिए थोड़ा फैन लगा सकोगे प्लीज? तो हमारी पर्सनालिटी उस अनियन जैसी होनी चाहिए। परत दर परत हमारे रंग बदलने चाहिए। आपको लगेगा ये तो बहुत डिफरेंट बातें कही हैं, हमको सब लोग, पूरी दुनिया कहती है एक जैसे रहो, एक जैसे बनो, एक जैसा करो। अगर मैं आपको कहती हूँ कि वाटर हर सर्कमस्टेंसेस में, यहाँ पे साइंस स्टूडेंट भी काफी होंगे और नहीं हो तो आप सबने स्कूल में साइंस पढ़ा है, सही है? स्कूल में किसने केमिस्ट्री पढ़ी है? हाँ देखो, यहाँ अच्छा जवाब, सेंसिबल जवाब आया। मैंने कल यही सवाल पूछा था स्कूल में, किसने फिजिक्स पढ़ा है, तो 50% लोगों ने हाथ ऊपर किया। सवाल ही समझ नहीं आया मेरा उनको। केमिस्ट्री सबने पढ़ी है। पानी हर परिस्थिति में अगर एक जैसा ही बिहेव करेगा तो क्या पानी अपने एग्जिस्टेंस टिका पाएगा? क्या पानी पानी रहेगा? तो आप कैसे रह सकते हो एक जैसे हर परिस्थिति में, हर इंसान को सामने? ये बदलाव आपको आना चाहिए। जिनको बातें करनी है दे कैन गो। यू स्पेशली, तुम दोनों नीचे। मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं हूँ, आपको एंटरटेन करने नहीं आई हूँ। अगर जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए दे कैन गो। फोर्सफुली यहाँ किसी को भी बिठाने की जरूरत नहीं है। और बहुत प्यार से कहूंगी, जब जाएंगे तो मैं कहूंगी यस, आप मेरे टाइम की और मेरे टैलेंट की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको मुझे नहीं सुनना है। यू विल शोइंग रिस्पेक्ट टू मी। मैं उसे इंसल्ट नहीं समझूंगी। बैठ के मेरा इंसल्ट करोगे, जाके नहीं। तो अनियन का जो छिलका है वो हर परत में अलग रंग, अलग टेक्सचर, अलग
इवन उसका टच भी अलग है हर लेयर पे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनियन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनियन। ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी की ब्यूटी होती है जब हम डिफरेंट मास्क को पहनने में मास्टर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं बहुत सीधा कोर पे आऊंगी, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा चीज नहीं करूंगी बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। आपकी पर्सनालिटी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कौन सी चीज? फर्स्ट योर अटायर, राइट? कैसे पहनते हो या कैसे कैरी करते हो? कैरी करना आना चाहिए। कपड़ा सिर्फ 5 रुपए का क्यों ना हो, कैरी करके उस कपड़े की वैल्यू आप बढ़ाते हो या कपड़े से आपकी वैल्यू बढ़ती है? ब्रांड से आपकी वैल्यू बनती है या आप ब्रांड्स को वैल्यू देते हो? अभी आपकी सोच और अभी आपका बिहेवियर कैसा है? ब्रांड्स होगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं आता है, दिव्या भारती थी, एंड नाम याद है आपको? उसमें डिम्पल कपाड़िया थी। आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ दैट फिल्म, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पर्सनली नहीं देखी है, बट वो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, 90s की है, जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने एक साड़ी पहनी थी जिसकी एक्चुअल वैल्यू थी 250 रुपए। कॉटन साड़ी थी ग्रीन कलर की, जस्ट वैल्यू 250 रुपए थी। 250 रुपए इज नथिंग, 90s में भी 250 रुपए इज नथिंग। लेकिन उसने वो साड़ी पहनी, उसके बाद क्योंकि जिस तरह से उसने उसको कैरी किया वो 2500 में बिकने लगी। समझ में आता है? कपड़ा कैसे पहनते हो, कितना महंगा पहनते हो ये मायने नहीं रखता है, आप उसे कैरी कैसे करते हो। मैं कैरी शब्द यूज करती हूँ, आप किसे कैरी करते हो। इसलिए मैं कभी किसी को भी, न मेल को न फीमेल को, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, व्हाट इज द वल्गैरिटी या पर्सनालिटी, नथिंग एल्स, आप उस चीज को कैरी कैसे करते हो, पहन के आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। यू आर वेयरिंग अ सिंपल कॉटन क्लोथ्स। हमारे जैसे कपड़े हमारे जैन समाज की सभी साधवियां पहनती है, हम उसे कैरी करते हैं और वो लोग पहनते हैं। दैट इज द डिफरेंस। आपके एक जैसे यूनिफॉर्म है, सही है, कौन पहनता है और कौन कैरी करता है। समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म एक जैसा है, फिर भी किसी की पर्सनालिटी इसमें बिल्कुल डिफरेंट होकर निखर सकती है और कोई कॉमन मैन की तरह जी सकता है। इट्स अप टू यू कि आप अपने इस यूनिफॉर्म को कैसे कैरी करते हो। इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू ऑफ ब्रांड और पैसा या कितना महंगा कपड़ा, द क्वालिटी ऑफ क्लोथ, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप कैसे कैरी करते हो। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, अटायर कैसे होने हो चाहिए, क्या होने चाहिए, भड़कीले होने चाहिए। आपकी चॉइस भी तो मायने रखती है, आपको क्या पसंद है, और जो आपको पसंद है उसको आप कैरी करना सीखो। जब भी तैयार हो आईने के सामने देख के इतना बोलो कि एम आई रिप्रेजेंटेबल। किसी ट्रेंड को किसी ने पहना, अच्छा लगा, हमने अडॉप्ट कर लिया, वो आप पे सूट नहीं करता है। हम लोग जब 90s में, आई थिंक मेरा फर्स्ट कॉलेज था, मेरी फर्स्ट, बस मैंने स्कूलिंग कंप्लीट ही की थी, इसलिए मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट मूवी जो मैं सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, वो हमारे पेरेंट्स ने अलाउ किया, और तब मैंने प्यार किया एमपी के, और माई फर्स्ट मूवी एवर विद फ्रेंड्स। ये तो फैमिली के साथ ही देखने जाते थे। तो मुझे अभी भी पता है कि मैंने प्यार किया में एक बहुत अच्छा ड्रेस बहुत हिट हुआ था, व्हाइट कलर का था। आप लोगों ने नहीं देखा होगा बिकॉज आप लोग सब आई थिंक बॉर्न भी नहीं होंगे शायद उस टाइम पे। व्हाइट कलर का था, कबूतर जाजा फिल्म गाने में उसने पहना था। मानो ना मानो, हम लोग रास्ते पे चलते थे ना, तो हमको 50 एक लड़की उसी ड्रेस से, उसी टाइप का ड्रेस में दिखती थी। तो मेरे फादर ने हमको सबको कहा, हम 3 सिस्टर्स, बोले सब लड़कियां पहनती, आप लोग भी पहनो। मैंने बोला ओह, हमको बैंड बाजा थोड़ी ना बनना है। वी नेवर फॉलो फैशन, क्योंकि हम वो बनना नहीं चाहते जो दुनिया
नहीं आया है, क्योंकि हम कॉमन मैन बनना ही नहीं चाहते थे। हमें वो बनना था जो हम हैं, जो हमारी चॉइस है। क्योंकि भाग्यश्री ने पहना हमको पहनना चाहिए, क्योंकि सलमान खान ने पहना इसलिए मुझे पहनना चाहिए, या आपकी किसी चीज ने पहनना इसलिए पहनना चाहिए, या आपको लगे सही है तो पहनोगे। आप उसे कैरी करना सीखो। तो आपका टायर आपके लिए मायने रखता है, बट आपको उसको कैरी करना प्लीज आना चाहिए। मैं प्लीज शब्द इसलिए यूज करती हूँ कि कभी कभी हम लोग अपने आप को, बहुत सोबर लड़के होते हैं, अपने आप को एकदम लॉफर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक वो लॉफर होते नहीं है, पर दिखते लॉफर जैसे। सही है, क्योंकि ना वियर्ड सी हेयर स्टाइल बना लेते हैं, कपड़े का ढंग एकदम ऐसा होता है, बच्चा अंदर से सोबर होता है, दिखता लॉफर की जैसा है। अभी दाढ़ी की सीजन फैशन है तो सब दाढ़ी बना के बैठा, भाई अब पे आपके चेहरे पे सूट भी तो होनी चाहिए, हेयर स्टाइल आपके चेहरे पे सूट भी तो होनी चाहिए। आपके चश्मे उसने पहने इसके जैसे लेके आया रहा है, आपके चेहरे पे चश्मे सूट भी तो होने चाहिए। उसने लिए इसलिए मुझे चाहिए, कैरी करना भी तो आना चाहिए। उसके हाथ में आईफोन है, मेरे हाथ में होना चाहिए। जरूरत है? आपकी जरूरत है, आप तय करो। तो फर्स्ट इज अटायर, जो मास्क आपको पहनना है। अब मैं उसकी सिर्फ 8 चीजें बतानी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रही हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, आपकी बोली। आपकी बोली में आप कौन सी भाषा बोलते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोलते हो वो मायने रखता है। ज्यादातर इंडियन बच्चों में एक अलग प्रकार का हेजिटेशन है इंग्लिश को लेकर। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को एक इंफीरियर समझते हो कि मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, एंड यू पुश योरसेल्फ हार्ड टू स्पीक इन इंग्लिश। मत करो। भाषा इज जस्ट कम्युनिकेशन टूल, कम्युनिकेशन का जरिया है। हम भारतीय लोग हैं, हम भारत में भारतीय भाषा बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज, एक दूसरे से भाषा वो बोलो जो समझ में आता है। मेरा क्यों एग्जांपल देती हूँ, मेरे यहीं पे पिंपल गांव बसवंत में ये बनकर्स की स्कूल है इंग्लिश मीडियम की, वहाँ मेरा लेक्चर था, स्कूल वालों ने इनवाइट किया था बच्चों के लिए। तो प्रिंसिपल बोले, महाराज जी, this is the English medium school, you must give speech in English only just to motivate the student, they could speak English, they will inspired by you। मैंने बोला ओके। वो ब्ला ब्ला करता रहा और मैं भी हंस के सुनती रही। और जब मेरी स्पीच में मेरे हाथ में माइक आने के बाद तो स्टेज मेरा है, कौन क्या कर सकता है। और मैंने पहला सवाल किया, बच्चों इसमें से बॉलीवुड फिल्म कौन कौन देखता है। और साध्वी जाके फिल्म की बात करी तो बच्चों का मूड एकदम चेंज हो गया। एक तो साध्वी को देख के आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि अभी वही पुरानी घिसी पिटी बातें होने वाली है बूढ़ों जैसी। यू नेवर एक्सपेक्टेड साध्वी लाइक मी। तो वही आपके दिमाग की थी उस जिसको तो मुझे भी निकालना था कि जिस तरह से पूर्व धारणाओं में आप घुसे हो। तो मैंने बोला, तो बच्चा अगर मैंने हिंदी में पूरा लेक्चर दिया, मेरी भाषा आपके दिल तक न पहुंचे तो उस भाषा का मतलब क्या। अगर मेरी बातें आपकी समझ में ना आए, आप उसे आत्मसात न कर पाओ, तो उस भाषा का अर्थ क्या। मैं प्योर हिंदी में अभी बोल रही हूँ। मैंने खुद ने अपनी भाषा सुधारने के लिए, क्योंकि हम लोगों की भाषा बहुत मिक्सड अप हो गई थी, हिंदी इंग्लिश ये सब मिल के ना, पता नहीं, हिंदी हमारी बहुत खराब हो गई थी, इवन हमारी गुजराती खराब हो गई थी। सो आई ट्राइड कि मैं इंग्लिश वर्ड यूज ना करूं, प्यार हिंदी में बोलना शुरू करूं। बट होता क्या है कि जब हम हिंदी में बात करना शुरू करते हैं तो जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल्स को लगता है साध्वी जी को इंग्लिश नहीं आती है, सो इट्स नॉट लर्नड साध्वी। ये भी मानसिक बीमारी आपने इंडियंस ने पाल रखी है। मानसिक बीमारी बोलती हूँ जब आप सोचते हो कि किसी की भाषा उसके इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल लेवल का बैरोमीटर। भाषा इज जस्ट कम्युनिकेशन टूल।
बातचीत संबंध बनाने का एकमात्र साधन है और कुछ भी नहीं है। जो बोलो इम्प्रेसिव बोलो, साफ बोलो, और आपकी बात जैसे रखनी है वैसे बोलो, कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं। ज्यादातर आप अपनी बातों रखने के टाइम पे, मैं कभी बार बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जिस किसी से भी बात करनी है, जिस पॉइंट पे बात करनी है, अगर उसके गोल गोल घूमते हैं इंसान को खींच के लाती हूँ, इस पे बात करनी, इस पे आ जाओ, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट बात करो। जब भी बात करो यू हैव जो लिख रहा है उसको लिखने भी दो, जैसे मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी चैनल पे। आप टू दी पॉइंट बोलो। आपके माइंड में आपका सब्जेक्ट किसी से भी बात करो, वेदर इज इन अ रिलेशन या सोशल या एकेडमिक, जहां भी जाते हो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट पे किससे बात करनी है। आपका माइंड, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए, और वैसे ही टू दी पॉइंट शॉर्ट वे में क्लियरली रखो। टू दी पॉइंट बोलते समय आपके प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दो, वो प्रॉपर होने चाहिए। और वर्ड्स की जो आप क्या कहते हैं चूज करते हो, चुनते हो, मैं वही शब्द ढूंढ रही थी, थैंक यू। मैं हिंदी का एक बहुत सुंदर वर्ड है चुनना, चुनाव। चुनाव का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, इलेक्शन। व्हाट इज एग्जैक्टली द इलेक्शन इज? बहुत सारे कैंडिडेट में आप एक इंसान को चुनते हो, तो बस आपके शब्द आपके दिमाग में बहुत सारे हैं, उसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड को आप चुनो। बोलना होता है कुछ, बोलते हो कुछ, क्योंकि सामने वाला वही आपके भाव को ही कोई समझने वाला नहीं है। इमोशंस कभी सामने वाला समझने वाला नहीं है, वो समझता है आपके शब्दों के और शब्दों के अर्थ से। तो अगर आपके इमोशन, आपके भाव, आपकी विचार दूसरों तक अच्छे से पहुंचाना है, तो उस विचारों के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट वर्ड आप चूज करो। बोलते समय प्रोनाउंसिएशंस एकदम क्लियर रखो, चाहे किसी भी भाषा में बोलो। वो जरूरी नहीं है कि भाषा इंग्लिश ही हो, वो जरूरी नहीं है, वो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन जब भी आप बात करो, अगर जैसे मुझे किसी को कंसोल करना है, मैं गुजराती की एक छोटी सी, मैंने कहीं सुना था बचपन में, छोटी सी, मेरी नाना के पास वो सुनते थे। वो गुजराती में डायरा होता है ना, जो एक होता है, गढ़वी कौम है, जो एक कहानी के साथ, कुछ जोक्स के साथ एक कहानी सुनाते हैं, तो वो सुनते थे। तो मैंने उसमें एक चीज सुनी थी, गुजराती में जो मौत का खाना होता है उसे कारज कहते हैं। आप क्या कहते हो 13वें के खाने को? 13वें का खाना होता है ना मौत के बाद का, हाँ, पितर। हर एक भाषा में उसके अलग अलग नाम है। मारवाड़ी में उसे कौन कहते हैं, गुजराती में उसे कारज कहते हैं, हिंदी में उसे 13वां कहते हैं। मराठी का मुझे, आई एम सॉरी, मेरी उतनी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। तो गुजराती में उसे कारज कहते हैं। अब एक बंदा बाहर जा रहा था, अब इंसान को किसी की रिस्पेक्ट करनी हो, किसी को इनवाइट करना हो, तो तरीका होता है ना कि प्रॉपर वे में वर्ड चूज करें। अब गांव के कॉर्नर पे लोग खाना खा रहे थे कुछ, और वहां से मतलब मजदूर कौन थी, और कुछ किसी के कारज में, मतलब मौत के 13वें के खाने में जा रहे थे गांव के कुछ अच्छे लोग, और वहां पे वो किसान लोग निकल के खाना खा रहे थे। तो गए, सबने एक दूसरे को राम राम किया। राम राम करने के बाद हम लोग बोलते हैं ना, चलो ना आप भी खाने चलो, तो बोले उनके कारज में जा रहे हैं, आप भी चलो। क्योंकि गांव में होता है, पूरा गांव कारज में खाने जाता है। ये शहर जैसा वहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बहुत कैजुअल, मतलब कैजुअल लाइफ जीते हैं। एंड दिस वाले वो लोग काफी खुश होते हैं। तो अब ये तो हुआ, अब सामने किसानों को क्या जवाब देना चाहिए था? अब उन्होंने भी सामने विनय किया, विवेक किया, जो खा रहे वो आपके कारज ही तो हैं, जो खा रहे हैं वो आपका 13वां ही है।
तो वर्ड्स क्या कहने थे कि बस आपने कह दिया ही वही हमारा सम्मान है, और उन्होंने वर्ड्स क्या पिक किया, जो खा रहे वो आपका तेरवा है। बस आपके इसीलिए अगर आपको समझ में आए कि आपकी गलतियां कहाँ होती है, क्यों आपकी पर्सनालिटी जैसी है वैसा सामने वाला समझ नहीं पाता है। दूसरा एक चीज, डोंट बी प्रेडिक्टेबल। सामने वाला प्रेडिक्ट कर जाए कि आप ऐसे ही बोलने वाले हो, वैसे जिंदगी में गलती मत करना, बिकॉज योर प्राइवेसी इज योर पावर। ये लिख के रखो आपकी एवरी नोटबुक के ऊपर, प्राइवेसी इज द पावर। आप प्रेडिक्टेबल हुए, आपका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चला जाएगा इजीली, कोई भी आपको यूज करके चला जाएगा, फेंक के चला जाएगा। देयर इज अ टू रूल्स ओनली, या तो आप किसी के कंधे पे पैर रखो, या आप अपना कंधा दे दो किसी को पैर रखने के लिए। तीसरा रोल इस दुनिया में नहीं चलता है। चलता है या तो आप किसी को यूज करते हो या आप कभी यूज होते हो। तीसरे रिश्ते के लिए आपको हमारे जैसा बनना पड़ेगा। जाना कोई आपके तक पहुंच सकता है, क्योंकि उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने के लिए बहुत बड़ी जर्नी करनी पड़ती है। सिर्फ तीसरा रोल हमारे यहाँ चलता है, जहाँ ना हम यूज होते हैं ना यूज करने देते हैं, हमारी चॉइस से हमारी दुनिया चलती है। तो वर्ड्स, आपकी भाषा, आपकी बोली साफ सुथरी, टू द पॉइंट होनी चाहिए, सिंपल। ये मुखौटा है जिसके रंग भरने हैं। मैं उसके बाद और 4 बातें कहूंगी कि कैसा मुखौटा कब कहाँ बदलना है। आपको, मुझे लगता है बहुत कंफ्यूज होंगे कि इन द एंड हम क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। बहुत सारे हैं, लेट मी फिनिश। ये यात्रा के साथ मेरे साथ चलते जाओ, आपके सारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज, व्हाट इज दिस? अपीयरेंस। एक्चुअली वर्ड मैंने दूसरा सोचा था, सुंदरता। सुंदरता का अर्थ क्या होता है? फेयर स्किन, गोरी चमड़ी। गोरे तो गधे भी होते हैं, मतलब गधा सुंदर है आपके लिए। और बताओ, लॉन्ग हेयर। क्या सुंदरता का मायने क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ आईज, नोज, बॉडी स्ट्रक्चर, a specific type of body structure. Every rose is beautiful ना? क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है? रोज इज ब्यूटीफुल। क्यों? वो नेचुरली ब्लूम करता है, नॉट आर्टिफिशियल। उसकी हर पेटल्स डिफरेंट है एक दूसरे से, अनइवन शेप में है। कौन सी रोज की एक पेटल बहुत सुंदर, एकदम प्रॉपर वे में, अप्रोप्रिएट, आपके मैथमेटिकली परफेक्ट है? दुनिया के एक भी फ्लावर की पेटल्स मैथमेटिकली परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन। जितना परफेक्ट होने के जाओगे, जितना अपने आप को बहुत परफेक्टली रिप्रेजेंट करोगे, उतने ही आर्टिफिशियल, उतने ही डल, उतने ही डम और अगली दिखोगे। जस्ट बी नेचुरल। ब्यूटी, आई थिंक मिस यूनिवर्स में एक ब्लैक ब्यूटी ने जीता था। दुनिया की सुपर मॉडल ब्लैक ब्यूटी है। सीन दैट? देखा है आपने उसको? ब्यूटीफुल लगती है। बस आप उसके काले रंग में फंस गए, बट मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ब्यूटी कहाँ है? चमड़ी के रंग में है, चेहरे में है। ब्यूटी सामने वाले में नहीं, आपकी आंखों में है। मुझे वो सुंदर, आपने लैला का फोटो देखा है कभी? अभी आई थिंक वायरल हुआ था लैला का ओरिजिनल फोटो। इस पे ऊपर कोई मरेगा क्या उस लैला पे? देखने को भी पसंद नहीं आएगी, कितनी अगली दिखती है। और मजनू के लिए वो क्या थी? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। पर जो खूबसूरत थी नहीं, वो हमारे लिए खूबसूरत नहीं थी, मजनू के लिए तो थी। तो खूबसूरती आपकी आंखों में है, किसी व्यक्ति में नहीं है।
तो सुंदरता का मायना आपके लिए क्या है वो आप तय करें, कोई और आपके लिए तय नहीं करेगा। आप सुंदर हो ये पहले आपको मानना है। मैं यहाँ एक सजेशन दूंगी, 90s में एक नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, आप सब लोग के पास आपके मोबाइल वगैरह सब है, थोड़ा सा रुमानी हो जाए, फिल्म जरूर देखिएगा, थोड़ा सा रुमानी हो जाए। सुंदरता कहाँ है? सुंदरता सिर्फ आप में है। पहले आप खुद को बोलो कि यस मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर शब्द उपयोग कर रही हूं। बाकी आप लड़कों के लिए हैंडसम यूज होता है, यू आर नॉट हैंडसम। ब्यूटी इज जस्ट अ ब्यूटी। सुंदर होना चाहिए। सुंदर का मतलब होता है आंखों को जो अच्छा लगे, जिसको देख के आंखों को ठंडक महसूस हो, चुभे ना। जिसको देख के आंखों में अंदर से चुभन आए तो वो सुंदर नहीं है, वो अगली है। चाहे वो कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना परफेक्ट क्यों ना हो, कितना अच्छा तैयार क्यों ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आंखों को प्लीजिंग लगना चाहिए, सूदिंग लगना चाहिए, दैट इज सुंदर। तो अपने आप को सुंदर बनाओ। अब ये 4 चीजें तो मैं आपको क्वालिटीज बता रही हूँ, लेकिन इनको यूज कहाँ करना है वो उसके बाद बताती हूँ। एंड द लास्ट वन इज योर नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या? किताबी ज्ञान, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, क्या? नॉलेज का एक्चुअल मीनिंग है द जर्नी ऑफ इंफॉर्मेशन टू एक्सपीरियंस। यू कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इन बुक्स, पर हर इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिकल नहीं ला सकते। समथिंग शो ऑफ के लिए होता है। इंफॉर्मेशन शो ऑफ के लिए होता है, जरूरी है, बताना पड़ता है भैया आई एम इन्फॉर्म, मेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है। ये तो कौन आपको घास डालेगा? आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट कौन घास डालेगा? तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करो। आपके एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन इज योर नॉलेज, और आपका नॉलेज आपकी पर्सनालिटी की सबसे अहम कड़ी है, अहम की है। तो नॉलेज गेन करोगे, इसके लिए एक आदत डालो कि रोज एक नई इंफॉर्मेशन के साथ आप सोओगे। योर ब्रेन शुड बी स्टार्विंग फॉर नॉलेज हमेशा। इन दिस एज भी मुझे आज भी है, कोई एक नई इंफॉर्मेशन के बिना मैं सो नहीं पाती। यूज्ड टू फीड माई ब्रेन। कभी कभी मुझे लगता है यहाँ राक्षस बैठा है जो हमेशा भूखा रहता है। सीरियसली, मैंने जब दीक्षा ली तब मेरी बड़ी दीदी ने, उन्होंने मुझे एक चीज कही थी, एंड थैंक्स मुझे ऐसी दीदी मिली, कि मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट पे तुम 5 मिनट बोल सको। किसी भी सब्जेक्ट के, वो साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, पॉलिटिक्स का हो, ग्रंथों का हो, किसी भी धर्म का हो, तुम 5 मिनट आराम से उस पर बात कर सको, वो तुम्हें गेन करना है। अच्छा, मैं आपको पूछती हूँ, चांद पे पानी मिला है? किस फॉर्म में है? मार्स पे पानी था? मेरा फिर से सवाल सुनो, मार्स पे पानी था? इसलिए मैंने आपको ट्रिक किया, पहला सवाल पूछा जिसका जवाब आपको आता था। ये इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन हर आपके आसपास, क्योंकि आप समाज में एक सामाजिक जीवन जो आपका है वो सिर्फ एक हिस्से में बटा हुआ नहीं है। आपको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं, और हर रोल का, हर आपका जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। तो नॉलेज आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। अगर आपको निखरना है, जो निखरने का मतलब तैयार होना नहीं होता है, निखरने का मतलब ग्लो करना होता है। विदाउट मेकअप भी आप ग्लो कर सकते हो जब आप सब हंसते हो, सही है ना? पता है, जब इंसान स्माइल करता है तब उसकी बॉडी का टेक्सचर थोड़ा सा और फेयर हो जाता है। प्रैक्टिकली मिरर में रोज सुबह अपने आप के सामने स्माइल करके देखना एंड फाइंड आउट, जब स्माइल ना करते हो तब आपका स्किन का कलर
और आप जब स्माइल करते हो तो आपके स्किन का कलर में हल्का सा शेड चेंज आएगा, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो आप ग्लो करते हो, और उसी को कहते हैं निखरना। तो आप निखरोगे आपके नॉलेज से। इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आपके पास मोबाइल है, आपके हाथों में मोबाइल है। हम लोगों को आपकी जैसा, मैं तो कभी कभी रियली आज भी मिस करती हूँ, काश मैं आपके एरा में पैदा हुई होती। बट दूसरी बार मैं सोचती हूँ उतनी आलसी होती जितने आप आज हो। अच्छा हुआ नहीं पैदा हुई। इतनी फैसिलिटीज होने के बाद आप लोग इतने डम कैसे हो सकते हो, ये सोच सोच के मैं खुद परेशान हूँ। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी, मैं उसको दोष नहीं देती कि नहीं थी, हमारे पास भी थी, बट वो फॉर्म में नहीं थी जो आपके पास इजी अवेलेबल है। हमारे पास इजी अवेलेबल नहीं थी, और शायद इसीलिए जो इजी अवेलेबल होता है वो ग्रांटेड होता है। जिस दिन आप इजी अवेलेबल हो गए, आप भी ग्रांटेड होना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स ग्रांटेड होना शुरू हो गए हैं। आप जिस फ्रेंड्स के साथ इजी अवेलेबल हो जाते हो वो आपको ग्रांटेड करना शुरू कर देता है। नॉलेज आपको पास इजी अवेलेबल हो गया, इसलिए नॉलेज भी ग्रांटेड हो गया। आपकी भूख होनी चाहिए, और एक आदत रखो, पूरे दिन में कोई एक नई इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी सब्जेक्ट की ले लो, चाहे वो आपके साइंस हो, सोशल हो, पॉलिटिक्स हो, लिटरेचर हो, वो भी जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ अपने ब्रेन को फीड करो। एंड ग्रेजुअली एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके पास, मैं आपको सिंपल से कहती हूँ कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट का भी गेस्ट लेक्चर था, दस गोपाल शर्मा जी, असिस्टेंट साइंटिस्ट है। तो यूनिवर्सिटी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो उन्होंने कहा आज हम आपको एक अच्छे इंसान से मिलाना चाहते हैं। तो हम लोगों की बात हुई। अब हम जब ऑफिस में बैठे, वो साइंटिस्ट में साध्वी, 20-25 लोग बैठे थे, वो वेरी क्यूरियस कि क्या बातें होती है एक साध्वी और साइंटिस्ट के बीच। तो गोपाल शर्मा जी हम लोगों ने ग्रीट किया, और जब बैठे तो उन्होंने सबसे पहला सेंटेंस बोला, बीइंग अ साइंटिस्ट, भगवान महावीर ने आत्मा को समय कहा। अब सब लोग मेरी सामने देख रहे थे, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने तो धर्म की बात कर दी। अब मैं साध्वी हूं, मुझे किसकी बात करनी चाहिए? मैंने उनको जवाब दिया, उसी चीज को आइंस्टाइन ने स्पेशियो टाइम थ्योरी कहा। आई वाज शॉक्ड। साध्वी को साइंस का नॉलेज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो मैंने ये थ्योरी बहुत पहले पढ़ी थी, बहुत पहले। मुझे नहीं पता था कि कभी किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मैं मिलूंगी। फिजिक्स के इतने बड़े इंसान मुझे सामने भगवान महावीर के समय की थ्योरी के बारे में बात करेगा, मुझे नहीं पता था। फ्यूचर में आपके सामने क्या आने वाला है, आपको नहीं पता कि आप उस फ्यूचर के लिए आज तैयार हो। इंटरव्यू आता है तब हमेशा आप डिप्रेशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, लेकिन क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं हो। फ्यूचर मिस्ट्री है, लेकिन उस मिस्ट्री के लिए आपने खुद को तैयार किया ही नहीं है। आपको नहीं पता है कब कौन सा कैसे इंसान आपके सामने आएगा, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। फीड योर ब्रेन विथ न्यू इंफॉर्मेशन डेली। सालों पहले पढ़ी हुई थ्योरी को मुझे उस दिन काम में आई। एंड दैट ओनली वन स्टेटमेंट के कारण हमारा रिश्ता इतना गहरा हुआ। वी आर अ गुड फ्रेंड्स नाउ। आफ्टर रिटायरमेंट वो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मेरा बेनिफिट है। दिस इज हाउ यू, अपॉर्चुनिटी आपको तभी सामने आएगी, लेकिन आप उसे तभी ग्रैब कर पाओगे जब आपने उससे एबिलिटी डेवलप की होगी। आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है। अब ये तो 4 चीजें आप में मैंने ध्यान दी, लेकिन उसको कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन कौन से मास्क आपको पहनने हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी नहीं होती, मेरी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है। मैं आपके सामने जैसी हूँ, जितने से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, मेरा पूरा कैरेक्टर बदल जाता है, पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। आपके सामने अभी
कुछ इंटेलेक्चुअल्स आ जाए, मेरा पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा, मेरा बात करने का तरीका, एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। आपके सामने अभी यहाँ हूँ, बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी। जो बच्चे मुझे पर्सनली मिलने आए, मेरा पूरा आई थिंक कुछ थे, मैं आज जैसी दिखती हूँ वैसी तब नहीं थी, वेरी सॉफ्ट एंड काइंड थी। यहाँ मैं एकदम एटीट्यूड के साथ खड़ी हूँ, मेरा पूरा कैरेक्टर डिफरेंट है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल के सामने आपका अलग कैरेक्टर, आपकी अलग पर्सनालिटी आपको प्रेजेंट करनी है। कौन सा मास्क आपको कहाँ पहनना है, बस ये आज आप यहाँ सीख के जाना, लाइफ इजी हो जाएगी। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होगी, कोई आपको नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो फर्स्ट है, मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं, किस तरह से उसको मेथड में लाऊं इस इमोशंस को, एंड आई ट्राइड हार्ड फॉर दिस। मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करूंगी। फर्स्ट मास्क होता है आपका सोसाइटी के टूवर्ड्स। जब आप समाज में जाते हो, जब आपको मास्क पहनना है, आपकी पर्सनालिटी आपको उस तरह से प्रेजेंट करनी है, तब आपको एक चीज देखना होता है कि आपको अचीव क्या करना है। क्लियर हेडेड होना है, कि आपकी सोच एकदम क्लियर हो कि आप यहाँ क्यों आए हो और यहाँ आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये चीजें सोसाइटी में जब आप जाते हो, समाज में, समाज नॉट परिवार, हाँ समाज, समाज यहाँ से कौन सोशल साइंस वाला कोई है? नन। सोशियोलॉजी के अंदर समाज के लिए बहुत एक अच्छी डेफिनेशन बनाई है। संबंधों की जाल को समाज कहते हैं। जहाँ कहीं ना कहीं आप देखो, समाज में जाते हो, आप लोगों को बड़ा फनी लगता, हमको भी बड़ा फनी लगता था। कोई आपसे मिलता है, कैसे हो बच्चा, मैं तुम्हारे काका की मामा की बेटे की बेटी हूँ, और समझ में ही नहीं आता कहाँ क्या हो गया। आता है समझ में, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी सोशल हुई नहीं। सोशल होने की उम्र के पहले तो हम साधु भी बन गए। तो हमें आज तक ये रिश्ते बोलते हैं ना, तो मेरी तो सब ऊपर से जाता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मेरे, और सब हमको रेफरेंस देते हैं, जैसे मिलने आए, वो मेरे है ना मामा के बुआ की लड़की है। अब मैं सोच रही हूँ मामा, फिर मामा की बुआ कैसे होगी, बुआ की लड़की होगी, लड़की की लड़की होगी, ये सब मेरे दिमाग से परे होता है। ऐसे मैं स्माइल करके देती हूँ, समझ आ गया, क्या करूंगी। ऐसे संबंधों की जाल को समाज कहते हैं। और ये सबसे इरिटेटिंग लोग हैं, सबसे इरिटेटिंग। आपके माँ बाप को जितनी आपकी चिंता नहीं है, उतना तो उन लोगों को चिंता होती है। बेटा क्या बनोगे, बेटा जॉब लग गई, कितने परसेंटेज आए, कोई पड़ी नहीं आपके पेरेंट्स को, लेकिन उनको आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। घर पे हो, अरे बाप रे कॉलेज नहीं गए। सबसे इरिटेटिंग लोग हैं। अब इसे इरिटेट होने की जगह आप उनके सामने अपनी पर्सनालिटी, वो लोग हैं जिनसे आपको क्या पाना है, बी सेल्फिश। क्योंकि वो लोग हैं जिसको सबसे ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे किसी को कुछ मैसेज पहुंचाने हो ना, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं अपना मोटिव क्लियर रखती हूँ, उसी हिसाब से उस बंदे से बात करती हूँ। आपका मोटिव क्लियर हो, उनका मोटिव क्लियर है, इसलिए वो आपको इरिटेट करके जाते हैं। जिस दिन आपका मोटिव क्लियर होगा, आप उनको इरिटेट करना शुरू कर दोगे। आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी उसके सामने। समाज को जो पसंद आता है वैसे ही कपड़े पहन के जाना। देखो यहाँ चारों फैक्टर काम लगेंगे, आपका नॉलेज, आपका अटायर, आपकी बोली, हर चीज समाज में हो तो अकॉर्डिंग टू दैट रिप्रेजेंट करो। जो वो देखना चाहते हैं वो नहीं, जो आप उनसे लेना चाहते हो, उनसे क्या अचीव करना चाहते हो आप। जैसे आपके बहुत सारे इरिटेटिंग रिलेटिव्स होंगे जिनको ये देखना है कि रादर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, तुम अच्छा कर रहे हो या नहीं, तुम डिसेंट गाय हो कि नहीं, उनको वही देखना है ना। बट तुम्हें उनसे क्या पाना है वो तुम क्लियर करो। तुम्हें अपना नाम अच्छा करना है, तुम्हें अपने पेरेंट्स का नाम अच्छा करना है, तुम्हें उनके सामने कैसे इंप्रेशन लगानी कि आगे चल के उनके साथ बिजनेस में भी सपोर्ट मिल सके, या उनके अंदर का फायदा नुकसान, मेरा फायदा नुकसान इनसे कितना होगा, अकॉर्डिंग दैट आपका पूरा वो चारों फैक्टर को
आपके रंग में भरो और ऐसी पर्सनालिटी उनके सामने रिप्रेजेंट करो, फिर वो इरिटेटिंग नहीं लगेंगे, फिर आप एंजॉय करोगे उनके हर सवाल को। जब उन्होंने कहा बेटा कितने परसेंटेज आए, तो आप उस सवाल से इरिटेट नहीं होगे। कैसे जवाब दोगे? आपकी जगह मैं होती तो ये जवाब देती, उतने तो आ ही गए कि आप मेरे लिए अच्छी लड़की ढूंढ पाओ। समझ में आया? इरिटेट क्यों होना है? इस समय इंसान समझ जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव्स काम ही तब आएंगे ना, फायदे के लिए ही तो काम आते हैं, वो सिर्फ यूज करने लायक होते हैं। तो उनसे इरिटेट मत हो, उनसे कितना फायदा निकाल सकते हो। जब आपकी ये सोच क्लियर होगी तो उनके सामने आपकी पूरी पर्सनालिटी वो नहीं होगी जो आप अभी यहाँ बैठे हो, वैसी होगी। तो रूड नहीं होना है कभी भी। देखो, आपकी रूडनेस के पीछे अगर मोटिव हो तो, और वो मोटिव आपका अचीव होने वाला हो, तो रूड बनो, अदरवाइज अपनी पर्सनालिटी पे दाग मत लगाओ। मैं भी रूड होती हूँ, मैं बहुत जब रूड होती हूँ सामने वाला पूरा कांप जाता है मेरे से। जैसे मैं खड़ी हो जाऊं, बोलूं भी नहीं, तब भी इंसान मेरी प्रेजेंस से कांप जाता है। पर मुझे पता है कि उस कंपन के बाद मुझे अचीवमेंट होना ही है, अदरवाइज मैं अपना वो छिलका उतारती ही नहीं हूँ, वो मास्क कभी पहनती ही नहीं हूँ। जरूरत ना हो। देखो, एक चीज होती है, क्रिसमस पार्टी में या शादी में सोक के कपड़े पहन के नहीं जाते ना, और किसी की शोक सभा में शादी के कपड़े पहन के नहीं जाते। बस इतना ही है कि आपकी पर्सनालिटी की वो चीज वही यूज करो जहां उसका अचीव कर सको आप। तो समाज एक ऐसी चीज है जहां से सिर्फ आप कुछ चीज अचीव कर सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। तो समाज से फायदा उठाने के लिए अपनी पर्सनालिटी को वैसे रिप्रेजेंट करो जिससे वो आपके फायदे के साबित हो, आपका नुकसान ना करे। दूसरी एक अच्छी जगह है, वो है फैमिली। समाज के बाद आपकी आती है फैमिली। फैमिली जहां आपका इमोशनल बॉन्ड है, वहां सबसे बात करूंगी कि लेकिन जहां कहीं ना कहीं आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, वहां जहां इमोशनली हर्ट होते हो, उनके कुछ बिहेवियर से आप हकीकत में दिल से टूटते हो, वो है फैमिली। फैमिली के सामने भी आपको मुखौटा ओढ़ना है, जरूरी है। फैमिली किसके लिए होती है? मुझे आपसे अगर प्यार चाहिए तो मुझे क्या देना होगा? मुझे आपसे प्यार से बात करना है। मुझे आपसे झगड़ा करना हो तो क्या करना होगा? झगड़ा करना बहुत आसान है। अब भी किसी से झगड़ा करना 2 सेकंड नहीं लगेगी मुझे झगड़ा करने के लिए, और रिश्ता बनाने के लिए भी सेकंड नहीं लगेगी। रिश्ता बनाना है, सामने वाला कुछ भी बोला है, स्माइल कर दो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब सामने वाला ज्यादा गुस्सा हो ना, तो सिर्फ एक स्माइल कर दो, बेस्टेस्ट मेडिसिन है। इससे आप अपनी इज्जत बचा लोगे। मेरा तो ये एक्चुअली फंडा है, जब कोई मुझसे बड़ा मुझे कुछ कहता है, क्योंकि हमारा भी एक समाज है, फैमिली है, हम भी बहुत सारी शादियां हैं, तो कभी कोई बड़ा कुछ बोल देता है, किसी की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। हमारी भी एक फैमिली है, कुछ कोई बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग? मैं तो सिर्फ स्माइल कर देती हूँ। स्माइल करने से होता क्या है, कितनी सेंसिबल आदमी है, हम कुछ भी बोलते हैं, ये कभी गुस्सा ही नहीं करती है। मेरे अंदर झांक के देखे तो पता चले कितना गुस्सा भरा पड़ा है। बट वो जगह नहीं है फैमिली के मैं वो चीज दिखाऊं, क्योंकि यहाँ मैं अपना वो चीज दिखा के खोना ही खोना है। मैं रिश्ते खो दूंगी, प्यार खो दूंगी, विश्वास खो दूंगी, फिर दुनिया में अकेले रह जाऊंगी। जब मुझे हकीकत में किसी की जरूरत होगी, तब मेरे माँ बाप मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, मेरी बहन मेरे पे भरोसा, वहां वो जगह नहीं है जहां मैं वो दिखाऊं। वो जगह है जहां मैं ये सोचूं मुझे पाना क्या है। समाज फायदा उठाने के लिए, लेकिन परिवार पाने के लिए होता है। प्यार, सम्मान, आपको दुनिया सम्मान दे न दे,
आप परिवार से सम्मान जरूर चाहते हो। कोई और आपको आपके लिए अभिमान करे ना करे, प्राउड फील करे ना करे, आपके माँ बाप आपके लिए अभिमान फील करे, ये आप चाहते हो। Am I right or wrong? अगर वो बात चाहते हो तो वैसे ही उनके सामने बनो, मतलब अपनी पर्सनालिटी में वो रंग भरो कि उनके सामने आप वैसे रहो। आपको लगेगा इतने रंग भरते भरते तो हम खो जाएंगे, हम क्या है। इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर परिस्थिति के साथ इंसान न बदले, कुदरत का सनातन नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स। बदलना कंपलसरी है, तो आपकी मर्जी से क्यों ना हो। आप हर रोज बदल रहे हो, जैसे आप आज हो कल नहीं होने वाले हो। ना आपकी सोच, आपकी पसंद, आपके खाने पीने की आदतें, आपकी बहुत सारी चीजें बदली है कि नहीं बदली। बचपन में जो शायद पसंद था आज वो बिल्कुल नापसंद है, जो बचपन में नहीं पसंद था वो आज पसंद होना शुरू हो गया है। बहुत सारी चीजें बदलती ही है। जो मैं बताती हूँ व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका मतलब मेरी मर्जी से मेरी पर्सनालिटी बदले, सर्कमस्टेंसेस मुझे ना बदले। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल, नहीं, यू हैव अ कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। आपकी पर्सनालिटी आपकी मर्जी से बदले, क्योंकि परिवार के साथ मुझे कैसे बात करनी है, यू विल डिसाइड। परिवार वाले डिसाइड नहीं करेंगे। घर में माहौल खराब है, मत बोलो, क्यों चिढ़ना है। आपका मन है कि आज शांति से घर में रहना है, तो शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है मेरी पर्सनालिटी में, वैसा चीज आप करो, उससे आप कुछ पाओगे, अदरवाइज आप खो दोगे। और इसी तरह से आपको धीरे धीरे अपने हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है जिसको कहते हैं विवेक। व्हाट इज विवेक? एप्रोप्रिएट टाइम पे, एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में एप्रोप्रिएट बिहेवियर इज विवेक। इसी चीज को मैंने आपके एक मेथड में कन्वर्ट किया कि परिवार के पास आपको कुछ पाना है तो उस तरह से बिहेव करो, समाज से कुछ आपको लेना है, फायदा उठाना है, आई एम सॉरी टू करेक्ट माय वर्ड, समाज से फायदा उठाना है, परिवार से पाना है। पाना जबरदस्ती नहीं होता, पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, फायदा उठाने के लिए तो उल्लू बनाना होता है। सही है ना? किसी का फायदा उठाना हो तो उसे उल्लू बनाओ, लेकिन कुछ पाना है तो प्रयत्न करो। तीसरा हिस्सा है आपका, तीसरा सेक्टर। हम 4 हिस्सों में अपनी जिंदगी में बटे हैं, समाज, परिवार, फ्रेंड्स। बहुत बहुत अहम चीज है फ्रेंड्स। जिस किसी का कोई भी फ्रेंड ना हो, वो क्या इंसान इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? कर पाएगा? कोई फ्रेंड ना हो। मैंने बोला मेरे वर्ड्स और सेंटेंस को बहुत ध्यान से सुनना। जिस इंसान का कोई फ्रेंड ना हो, मुगली का भी फ्रेंड था ना, हमने सिर्फ इंसानों के ही बारे में सोचा, इसलिए मैंने बोला कोई फ्रेंड ना हो। इंसान है हम, वी आर अ सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल है, हम फ्रेंड्स के बिना जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फ्रेंड्स बड़ी मुसीबत है। सही है? सही है? काम में भी आते हैं, छुरा भी भोंकते हैं, मारते भी हैं, पीटते भी हैं, साथ भी देते हैं, रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, न जाने क्या क्या कर देते हैं, लेकिन चाहिए जरूर, चाहिए जरूर। फ्रेंड्स किसके लिए होते हैं? फ्रेंड्स किसके लिए होते हैं? जिस शो ऑफ करने के लिए होते हैं। फ्रेंड्स है जिसके सामने सबसे ज्यादा आप दिखावा करते हो, दिखाते हो,
आई एम स्मार्ट, आई एम फनी, आई हैव दिस, मैं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। ये सब सिर्फ फ्रेंड्स के सामने दिखाते हैं और फ्रेंड्स सिर्फ दिखाने के लिए ही होते हैं। और वही सबसे अच्छी जगह इसीलिए है कि आप उनके सामने दिखा के कहीं ना कहीं अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते हो। इसलिए दोस्त के सामने दिखावा जरूर करो, लेकिन दिखाना क्या है वो जरा सोच समझ के। दिखाने के सामने वही 4 चीजें जो फैक्टर सबसे पहले मैंने समझाए, उन चीजों पे ध्यान दो। दोस्तों के साथ किस तरह से कपड़ों में आते हो, हर कपड़ा दिखाने की कोशिश करते हो फ्रेंड्स को, हर चीज जो आपके पास आती है वो दिखाते हो, सही है? आपके जूते से लेके आपकी पेन, आपका क्रश, एवरीथिंग फ्रेंड्स को दिखाते हो। यही एक चीज है, आई थिंक आपकी लव लाइफ फ्रेंड्स के अलावा किसी और के साथ आप डिस्कस नहीं कर पाते। वी आर असेम्ड ऑफ इट, आई थिंक सो। जब भी मैं इस सब्जेक्ट की बात करती हूँ, रियली मैं साधु हूँ। मुझे लगता है आप लोग कितने अज्ञानी हो कि जब भी मैं इस सब्जेक्ट की बात करती हूँ सब हंसते हैं। क्यों हंसते हो? वंस इन यूनिवर्सिटी मेरे एक लेक्चर में मुझे एक लड़की ने पूछा था, महाराज जी कि आपका कोई बॉयफ्रेंड था? मैं तो यस, एक नहीं 2 थे। एक साथ नहीं थे पर बहुत ज्यादा टूटा हुआ। एक ने मुझे धोखा दिया, दूसरे को मैंने डिच किया। दैट इमोशन को समझना इज रियली वेरी गुड। अब जब हंसते हो तो मुझे खुद को बहुत आश्चर्य होता है, क्यों हंसते हो? बट आपको सच कहूं, फ्रेंड्स आर दी वो दुनिया है जहां इतने कंफर्टेबल होते हो कि जहां आपको कोई भी परत न हो। हर वो चीज दिखाने के लिए आप तैयार हो, हर वो चीज आपकी वो शख्सियत जो किसी और के सामने नहीं है, वो दोस्तों के सामने खुलेआम दिखाते हो। मैं सही हूं कि नहीं हूं। इसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, अपना कंफर्ट जोन है, वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। अब वहां भी आपको एक मुखौटा ओढ़ना पड़ेगा। किस दोस्त को क्या दिखाना है? कई फ्रेंड्स होते हैं जो इरिटेटिव होते हैं, कई फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं, पर हर चीज में कोई अच्छी चीज होती है। हर इंसान के साथ कुछ गलत होता है, हम में भी कुछ गलत है, हम में भी कुछ सही है। मेरे अंदर भी डार्कनेस है, मेरे अंदर भी लाइट है। ऐसे हर इंसान में वो डार्कनेस और लाइट है। जब हम इंसान को एक्सेप्ट करते हैं तो सिर्फ हम उनकी वो लाइट को ही एक्सेप्ट करते हैं, डार्कनेस को नहीं। लेकिन मैं कहूंगी जब इंसान को एक्सेप्ट करो तो दोनों एक साथ आते हैं, एक तो नहीं आएगा। जब मैं कॉइन लेती हूँ तो दूसरी साइड आएगी या उस दूसरी साइड रह जाएगी? क्या पॉसिबल है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि फ्रेंड्स के साथ भी आपकी अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स को देना पड़ेगा। वहां भी आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी भी दोनों साइड उससे जुड़ती है, उसकी भी दोनों साइड आपसे जुड़ती है, और दोनों ने अपनी बाउंड्रीज नहीं रखी। मैं कहती हूँ वहां भी बाउंड्रीज बनाओ। फ्रेंड्स बहुत सारे होने चाहिए, हर टाइप के होने चाहिए। मैं वॉन्ट यू बिलीव बट 8th स्टैंडर्ड तक मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। आई हैव माई 4 सिबलिंग्स, मेरे 3 भाई बहन थे, 3 सिस्टर्स, वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी, और मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव, बहुत इंट्रोवर्ट थी। आज मेरी पर्सनालिटी को देख के ये कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इंट्रोवर्ट थी, कंजर्वेटिव थी। इतना रिजर्व्ड नेचर था कि मैंने 8th स्टैंडर्ड तक मेरे पास में बैठने वाली फुल ईयर लड़की को कभी उसका नाम नहीं पूछा, किसी से बात ही नहीं करती थी स्कूल में। तो आई वॉज लाइक अकड़ू लड़की इन स्कूल। किसी से बात ना करती उस लड़की को कौन बोलेगा? अकड़ू ही बोलेगा, खड़ूस ही बोला। खड़ूस तो नहीं थी, अकड़ू थी। 9th स्टैंडर्ड में एक लड़की ने जबरदस्ती मेरे से दोस्ती की, बिकॉज आई वॉज सीआर। तो होमवर्क चेक करने का क्लास टीचर ने कुछ सब्जेक्ट पे मेरे पे जिम्मेदारी डाल दी थी कि तुम होमवर्क चेक करोगी लड़कियों का। कॉन्वेंट था, बॉयज़ के लिए अलग था, लड़के। तो उस लड़की को लगा यार ये अकड़ू लड़की के साथ दोस्ती कर लो, कभी कभी ना किया हो तो छोड़ तो दे। तो एवरी आनंद वो मुझे इरिटेट करती थी, आके बाजू में बैठती थी, नाम क्या है, मेरा नाम ये है, और बड़ 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 करती थी। फाइनली धीरे धीरे
क्योंकि इंसान एक बार दो बार बोलेगा, उसका कुछ फायदा था मेरे से, इसलिए वो आई थी। पर मैं उतनी नाइव थी कि मुझे उसका मोटिव नहीं पता था, बट वो बोलती थी, मैं पहले इरिटेट हुई, देन फाइनली आई ओपन अप एंड शी वाज माय फर्स्ट फ्रेंड एवर। फिर मैं उसके ग्रुप में इन्वॉल्व हुई, तब उन्होंने मुझे कहा तुम तो अकड़ू बिल्कुल भी नहीं हो। एंड एट द आई रियलाइज कि मैं अकड़ू नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं बोलती थी पता ही नहीं था मुझे, और आज भी मुझे पता नहीं चला कि मैं क्यों नहीं बोलती थी। बट धीरे धीरे ओपन अप होना शुरू हुआ एंड आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड, बट नॉट अ सिंगल बेस्ट फ्रेंड। हर फ्रेंड को मैं उतना ही चीज बताती थी जिसका उसके लिए जानना जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं। आज भी मेरे आज भी दीक्षा के इतने साल बाद 27 इयर्स बाद भी मेरे किस कॉलेज के स्कूल के कुछ फ्रेंड्सों को मुझे काम लगता है, जो उस एरिया में कहीं जाते हैं उनको मैसेज पहुंचा देते हैं, आज भी मेरी व्यवस्था कर देते हैं फ्रेंडशिप में। बट उनको उतना ही पता है जितना उनके लिए जरूरी है। दोस्त है, दोस्ती ही कायम है, धोखा दोस्ती का हिस्सा नहीं है। तो अगर आपको धोखा मिलता है तो गलती आपकी है। ब्लाइंड फेथ आपने किया, सामने वाले ने नहीं बोला था। बाउंड्रीज आपने नहीं रखी, सामने वाले ने ही किया था इनवाइट आपको कि बाउंड्रीज तोड़ दो, आपने किया। तो जब धोखा खाया तो जिम्मेदारी किसकी? जिसने धोखा खाया उसकी। सामने वाले को क्यों गाली देना है? तो दोस्तों के सामने इस कंफर्ट जोन जो हमें जिंदा रखता है, जीने की इच्छा देता है, दोस्त ना हो तो हम डिप्रेशन में मर जाएंगे। तो दोस्त ही हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, लेकिन वो जिंदा दोस्त हमें मार न दे, हमारे अंदर की किसी एक चीज को हमें हर्ट न कर दे, उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। इसलिए उनके सामने भी आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आपको सोचना है। हर चीज आप उनको क्या दिखाओगे, कितना दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, उसके बारे में आपको सोचना है। क्योंकि दोस्त दिखाने के लिए है, दिल भी खोलना है तो कितना खोलना है, कितनी परत आपको खोलनी है वो आपको तय करना है। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति टू योरसेल्फ। आप अपने आप को आपके सामने कैसे दिखते हो? खुद को कैसे देखते हो आप लोग? या कभी देखा भी? खुद को नहीं देखा, देखो भी मत। ये सोचो आपको क्या बनना है, कैसा बनना है। इसलिए मैंने फर्स्ट शुरुआत में आपको कहा था ना, ये क्वेश्चन के पीछे मत भागना कि हु आई एम, बट ये आपके जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए कि मैं कैसा बनना चाहता हूं। मैं कौन हूं, क्या कर, मैं हूं, दैट्स इनफ। माय एग्जिस्टेंस इज माय आंसर। बट मैं कैसा बनना चाहता हूं। आप अपनी पर्सनालिटी का अनियन के अंदर के छिलके हर परत दर परत अलग होंगे, लेकिन उसका आउटर स्ट्रक्चर वो हम हैं, अ कंप्लीट अनियन। तो दैट इज यू। आपको अपने आप को कैसे देखना है, तो आपको ये बताना है, आपको ये जानना है कि आपको कैसा बनना है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। देखो, देयर आर द टू डिफरेंसेस इन इंस्पिरेशन। इंस्पायर आप हो सकते हो। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। मुझे अचानक से दिमाग में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन? आप मुझे तो पूछोगे अभी, लेकिन मैं आपको सवाल पहले पूछ लेती हूँ। इंस्पिरेशन किसे कहोगे, मोटिवेशन किसको कहोगे? थोड़ा सा सोचो। इंस्पायर हम खुद होते हैं, लेकिन मोटिवेशन सामने से आता है। इंस्पिरेशन आपका बहुत सही है। इंस्पिरेशन अंदर से आती है, आप अलाउ करते हो अपने आप को इंस्पायर होने के लिए। मोटिवेट कोई और करता है, आउटर फोर्स होता है।
इसलिए हर कोई जो स्पीकर अपने आप के लगता है मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि वो आपके आउटर फोर्स से आपके जीवन बदलना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन लंबा नहीं टिकता, इंस्पिरेशन बहुत लंबी टिकती है। इसलिए मैं कभी किसी को मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कभी नहीं कहती। मेरी बातें 1 दिन 2 दिन लगेगी, इसके बाद क्या भूल भी जाओगे कि कभी कुछ सुना था। आप इंस्पायर हो अपने आप को, इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। यू हैव टू इंस्पायर योरसेल्फ। हर एक जहां से आपको इंस्पिरेशन कहां से मिलेगी? कहीं से भी मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। आइंस्टाइन को कहां से मिली थी? कहां से मिली थी? एप्पल गिरा और पता नहीं क्या हो गया। और न्यूटन को मिला था ना, आई एम सॉरी, आइंस्टाइन को मेरे दिमाग में, सॉरी हाँ, क्या फर्क पड़ता है, न्यूटन और आइंस्टाइन हो ही नहीं जिंदा है। न्यूटन को एप्पल गिरा था ना, न्यूटन ने एप्पल गिरा, ना जाने फोर्स के कितने सारे अपनी पढ़ाई बढ़ा के गया ना वो। गैलीलियो को इंस्पिरेशन कहां से मिली थी? बस रात को वो स्टार्स देखता था। आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली कि आपने ये लाइन चूज की? अब मैंने न्यूटन की जगह आइंस्टाइन को बेचारे को पेड़ के नीचे बिठा दिया। आप पे एप्पल कब गिरा? आप पे एप्पल कब गिरा कि आप यहाँ पे आ गए? पता है ये जस्ट हर्ड के साथ चल दिए और आ गए। बस आपको एप्पल ढूंढना है। दैट इंस्पिरेशन आपकी पर्सनालिटी। आपको बस इंस्पायर करना है, खुद को ढूंढना है। नॉलेज इज एवरीवेयर। पीआर का एक बहुत अच्छा नुस्खा है। यहाँ मार्केटिंग वाला कोई नहीं है, आई थिंक एमबीए वाला, सो दे हैव सम स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर मी। पीआर पब्लिक रिलेशन के लिए सिंपल फंडा है। पता है उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? पीआर किसका सबसे अच्छा है? एनिमल्स में। एंट, चींटी। चींटियों को कभी देखा है? पता है चींटियों पर रिसर्च करने वाले कितने साइंटिस्ट हैं? चींटी जब भी चलती है ना, लाइन से चलती है, वो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड एक दूसरे के सामने रुकती है। हाय हेलो कुछ तो बोलती होगी ना, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। आपके कैंपस में आप एक दूसरे के सामने कितने जाते हो? जाने अनजाने चेहरे एक दूसरे को स्माइल करते हो? बस स्टॉप पे या ट्रेन स्टेशन पे किसी की आंखें से आंखें मिली और आपने स्माइल किया? मैं लड़कियों की बात नहीं कर रही। स्माइल किया आपने किसी को की देख के? मैं इसलिए हंसाना चाह रही थी आपको। स्माइल ही नहीं करते हो, प्यार ही नहीं है, एंड आपको इंस्पायर नहीं कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती है। हम लोगों को जब शास्त्र में हम पढ़ते हैं ना, तो शास्त्रों में, हर रिलीजन के शास्त्रों में ये नेचर वर्ल्ड के इतने सारे एग्जाम्पल्स हमको दिए गए हैं। जैसे भंवरा ले लिया, चींटी ले ली, फूल ले लिया, चांद ले लिया। उन्होंने उन चीजों के, उनके एक्शंस को उनको उन्होंने एज ए इंस्पिरेशन वहां ग्रंथों में रखा। तो व्हाट इज व्हाई, मुझे ये हमेशा लगता है क्यों ये ऐसा करते हैं ये लोग। तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने ये बड़े बड़े शास्त्र बनाए। तो उन्होंने नेचर से क्यों इंस्पिरेशन ली? बिकॉज वो कहना चाहते हैं कि इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर। जैसे कल मैंने लिटरली गर्ल्स हॉस्टल में एक टर्मोइल क्रिएट किया खुद ने। क्यों किया? सब लोग इतने काम गए मेरे बिहेवियर से कि लगा उनके भौंक पे। बहुत बुरी स्थिति सब गर्ल्स की हो गई और मैंने खुद ने जानबूझ के इतना टर्मोइल क्रिएट किया। क्यों?
क्योंकि मैं जब नहीं था स्टर नहीं करूंगी तो मक्खन कैसे निकलेगा, मेरा इंपॉर्टेंस कैसे रेज होगा। मेरी जैसे कितनी साथियां रोज आती है, रोज कुछ 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 बोल के जाती है, यार हैबिचुअल ना, तो मैं उनसे अलग हूँ, ये बताऊंगी कैसे। तो मुझे वो छाछ की बात याद आई। छाछ को जितना ज्यादा करो उतना अच्छा मक्खन निकलता है। तो व्हाट इज माय आउटकम, कि आपको इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड, नॉट मोटिवेटेड। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, आउटर फोर्स के पीछे मत भागो। एनीथिंग इज डिस्टर्बेंस इन द लास्ट रो, समरोज, इज देयर एनी डिस्टर्बेंस? तो हमेशा खुद को इंस्पिरेशन कहीं से भी लो। आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, आपके आसपास देखो। मैं कहूंगी थोड़ा टेंटिव बनो। आप लोग आपकी लाइफ को एक मोनोटोनस बना देते हो। डेली सुबह का वही रूटीन है, सुबह उठते हो, वहां आते हो। अब उसमें से इंस्पिरेशन कहां से ढूंढोगे बताओ? तो इस मोनोटोनस आपकी लाइफ आपने खुद बनाई है। जैसे कभी जाओ, कोई कुत्ता मिल गया, उसको हाय बोल दो। कुत्ते का हाय नहीं बोल सकते क्या? कुछ उसका नाम ही रख दो, उसके नाम से उसको बुलाना शुरू कर दो। हाँ, क्या हुआ? कुत्ता नहीं है कोई यहाँ पे? मैंने कल ही देखा था, हमने गर्ल्स हॉस्टल में, मैंने उसको हाई भी किया, बुलाया भी, बेचारा डर गया। कोई पेड़ पौधे ही देख लो, आपके इस कैंपस में कितना नए फूल उगे हैं, वही देख लो। आप देखते हो क्या? ऐसे ही चले जा रहे हो? बस आपके आसपास देखो। कभी कभी आसमान भी देख लिया करो कि आज बादलों के कौन से नए रंग और नए शेप आए हैं। कुछ कुछ ऐसी आदतें करते रहो कि आपकी लाइफ मोनोटोनस न हो। और आपके आसपास बहुत सारी चीजें जिससे आप सीखना, इसलिए अटेंटिव बनो। जहां भी हो सब देखो। ऑब्जर्वेशन, द पर्सन इज अ ऑब्जर्वर इज द बेस्ट लर्नर। अगर आपको कुछ सीखना है हमेशा तो ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्वेशन से आप अपने आप, और इंस्पिरेशन कहीं से भी मिलेगी जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। सो थिंग इज, द लास्ट थिंग इज फॉर योरसेल्फ, कि आप अपने आप की, आपकी पर्सनालिटी को, खुद को कैसे बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपनी इंस्पिरेशन ढूंढनी होगी। रेडीमेड किसी के लिए कुछ नहीं है। किताबों में मत ढूंढना, ये किताब फॉलो करो, वो किताब फॉलो करो, तो आप फिर रोबोट हो जाओगे। इंसान बनो। और इस इंसानियत में जब आप पूरा ढूंढोगे, हर तरफ आपके अंदर, अभी अभी एक सवाल और सबके पीछे लगा होगा, इन सबके बीच हम तो खत्म हो जाएंगे ना, लेकिन यही सब मिलके आप बनते हो, क्योंकि आप अनियन जैसे हो। अकेले आप कौन हो? किसी के बेटे हो, किसी की जाति, किसी धर्म, किसी नाम, किसी समाज, किसी कल्चर, किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप हो कौन? अगर ये सब निकाल दूं तो आप क्या हो कुछ? और यही कारण है कि मैंने आपके बारे में बात न करते आपके उन परतों की बात की जो आप हो। वो मिलके आप बनते हो, वो मिलके मैं बनती हूँ। तो अपने आप को वो अकेला एक बनाने की जो आपकी गलती होती है ना, इसके कारण आप वो हर परत को भूल जाते हो और कहीं ना कहीं इनबैलेंस क्रिएट कर देते हो लाइफ में। कहीं एक जगह बैलेंस अच्छा कर दिया तो दूसरी परत खराब हो गई। बट हर दर परत आपका रंग, आपका बिहेवियर, आपकी बोली, आपकी हर वो चीज बदलनी चाहिए, जिसको हिंदी में बहुत सुंदर शब्दों में हम कहते हैं पर्सनालिटी का दूसरा मतलब मास्क है। और वो मास्क को हम बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं विवेक। विवेकी बनो। आपके माँ बाप भी बोलते होंगे विवेकी बनो, लेकिन विवेक क्या है आज तक किसी ने नहीं समझाया, सिर्फ नाम ही सुना, और वो भी किसी बच्चे का नाम हो तो बच्चा प्लीज सॉरी। विवेकी बनो। पर विवेकी क्या होता है? वही जो हर दर परत अपने आप को
उस तरह से प्रेजेंट करे, एंड दैट इज योर पर्सनालिटी. सो फिर से मैं करूंगी. द फर्स्ट 4 जिन चीजों पे आपको खुद पे ध्यान देना है, वो पहला क्या था? अटायर्स. दूसरा स्पीच. तीसरा अपीयरेंस. एंड फोर्थ, you have a 4 life, 4 universe. First is your society, second is your family, third is your friend, and fourth is yourself. और इन चारों में, इन 4 चीजों को आपको किस तरह से रंगना है और कैसे खुद को प्रेजेंट करना है. जैसे मैंने कल बोला ना, एक डायरी बनाओ, उसमें पहले खुद के लिए लिखो. इन 4 चीजों को लेके तुम यहाँ और सोचो कैसे बनोगे, कैसे करोगे, कैसे जियोगे. किसी को कुछ पूछना है? गुड. किसी को कुछ भी नहीं पूछना है. अच्छा, मुझे पूछना है, मेरे लिए आपका ओपिनियन क्या है? मेरी बड़ाई मत करना, मैं बहुत सुन चुकी हूँ. मुझे मेरी गलतियां सुननी है. उतनी हिम्मत करो कि जब पूछे कि गलतियां दिखाओ, जो दिखी वो खुल के बोलो. और मैं आपको वही मौका दे रही हूँ. मुझे कहाँ सुधरना चाहिए? यस. लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ. पहले मेरे सवाल का जवाब दो. मेरी गलती कहाँ है? मेरी कुछ कमियां हैं? हो नहीं सकता. शायद आपने देखी नहीं, बाय चॉइस आपने देखी नहीं. क्यों? क्योंकि शायद मेरा शुरुआती दम से आपके दिमाग पे मैं इतनी हावी हो गई कि आप मेरी उन गलतियों की तरफ देख ही नहीं पाए. This is actual the personality development is. किसी के दिमाग पे इतने हावी हो जाओ कि आपकी गलतियां वो देख ना पाए. समझ में आया कि पर्सनालिटी? मैंने कंक्लूड किया मेरा पूरा लेक्चर. क्यों नहीं मेरी गलतियां तो हुआ था, मुझे खुद को पता चल रही है मेरी गलतियां, लेकिन वो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि मैं आपके दिमाग पे हावी हूं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है हर परत दर परत, जहां भी आप खड़े हो जाओ, सामने वाले पे हावी हो जाओ. बैकरो टेक्निक कोई भी अपनाओ, बस सामने वाले के दिमाग पे हावी हो जाओ कि वो आपकी गलतियां ना देख पाए. फिर आपकी टीचर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके समाज हो. अभी आपके सवाल का जवाब देती हूँ बेटा. लव और अट्रैक्शन में क्या फर्क होता है? नहीं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है समझना. ये इमोशंस काफी कंफ्यूजिंग है आपकी एज में, क्योंकि यू आर नॉट मैच्योर. मैं ये आपसे अपेक्षा भी नहीं रख सकती कि आप इन चीजों को समझो. शायद मेरे पास अपनी लाइफ का 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है. मैं अभी 50वां मुझे बैठा है, और आपके पास अपनी लाइफ का कितना एक्सपीरियंस होगा? 25, 20, 22, 23. इतना ही एक्सपीरियंस आपको लाइफ का है. तो मुझसे एक्सपीरियंस में आप बहुत कम हो. तो जितने इमोशंस को आप समझ पाते हो, शायद मैं ज्यादा समझ पाऊंगी. अट्रैक्ट हम होते हैं जब कोई चीज सिर्फ अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं. और अट्रैक्शन किसी भी चीज का हो सकता है. ज्यादातर हम अट्रैक्ट उन चीजों से होती है जो फ्लेम्बॉयंट होती है. सिंपल ये. यहाँ पे मैं आपको कहूंगी, एक नजर ऊपर करो सब लोग एक साथ, और नीचे करो. येलो लाइट पहले दिखी, ब्लू लाइट पहले दिखी? ज्यादातर लोगों को येलो दिखी. क्यों? क्यों? आंखों को जिसने तुरंत आई कैचर जो होता है, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं.
जैसे सिंपल ही कहती हूँ कि एक नॉर्मल आप सब हो, लेकिन कोई हट्टा पट्टा 6 फीट का एकदम स्मार्ट डैशिंग विद वेरी एकदम शार्प जॉ लाइन वाला लड़का यहाँ से निकल जाए, लड़की तो क्या आप भी देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे? दिस इज अट्रैक्शन। कोई चीज पसंद आना और उसे मुड़ के देखते हैं, इट्स अट्रैक्शन। एंड व्हाट इज लव? लव आप, अब ये इमोशन ऐसा है कि जिसको आई थिंक कहने में बहुत लोगों की पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन वो कह नहीं पाए। बट आई वुड लाइक टू, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कहना चाहूंगी, व्हाट इज एक्चुअली लव इज। प्यार एक ऐसा पवित्रता है उसमें, मैं पवित्रता बात करूं, प्योरिटी है उसमें। ये इमोशन इतना प्योर है कि जब आप लेट मी फाइंड आउट अ गुड वर्ड फॉर दिस। बहुत मुश्किल है इस चीज को कहना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। उस पवित्रता में जब आप खुद कंट्रोल किए बिना, उस पर अधिकार लाए बिना अपनी आजादी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हो। फिर से कहने की कोशिश करूंगी, जब आप किसी की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करते हो, इंडिविजुअली अपने आप को खोए बिना, आपकी खुद की रिस्पेक्ट करने के साथ सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो, जब आप उनकी इंडिपेंडेंस की और अपने इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज लव। रिस्पेक्ट इज ओनली लव। इसलिए मुझे बहुत सारे मीठे शब्दों में बोलते हैं, ये अच्छे हो वो अच्छे हो, लेकिन जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तब मुझे दिखता है ऐसी कैसी जैन साध्वी है। तो मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मी, यू डोंट डिजर्व मी। रिस्पेक्ट इज लव। जो आपको सम्मान, मैं आपको बहुत शांति से कहूंगी, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां या लड़के, बट आपके आगे की लाइफ में आप शादी तो करोगे ही, क्योंकि ब्रह्मचारी मेरी तरह थोड़ी रहना है। आपको रहना हो तो यू आर वेलकम, मैं मेरा चला बना दूंगी, डोंट वरी। क्यों? मैं गुरु नहीं बन सकती? तो उतना ध्यान रखना, उसको अपना जीवन साथी बनाना जो आपको सम्मान दे और जिसको आप सम्मान दे सको। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना कर सको तो शादी मत करना। दैट इज लव। एनी अदर क्वेश्चन? दैट्स गुड। अभी कल हम कुछ और चीजें बोलेंगे। जैसे आज आपने बात की, इट्स रियली गुड क्वेश्चन। टू बी कंटिन्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन आया। कल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि मैं कि तुम मेन विद इन यू, आपको लगेगा हमको तो पता ही है, हम भैया मेल है, आपको पता है आप मेल हो। मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, जोक नहीं एक्चुअल घटना हो गई हमारे साथ। हम लोग पे ना पैदल पेडेस्ट्रियन ट्रैवल भी किया है। तो हम पैदल थे और तब हमारे साथ, सही में कहूँ तब हमको कोई जानता नहीं था, क्योंकि तब स्ट्रगल में कोई आपको जानता नहीं है। सक्सेसफुल हो जाने के बाद हर कोई आपके पीछे भागता है। तो हमारा स्ट्रगल टाइम पीरियड बोल सकते हो यार, हमारा पढ़ाई चल रही थी और पैदल चल रहे थे। तो हमारे साथ सामान कैरी करने के लिए एक साइकिल हुआ करती थी, उस पर हमारा एक्स्ट्रा लगेज एक आध बैग 2 बैग रख लेते थे और हम पैदल चलते थे। हमारे साथ साइकिल वाला एक बंदा था। हमारी ग्रुप की कोई और 10 आदमी हमको साथ में मिल गई। ये महसाणा से ही हम लोग आ रहे थे अहमदाबाद की ओर, तो वो हमारे साथ हो गई। महसाणा से 15 किलोमीटर पे एक जगह पे हम रुके हुए थे। तो गुजराती में लिखा था, कॉमन वॉशरूम्स थे, रेस्टरूम्स थे, उसमें लिखा था पुरुष और दूसरी तरफ लिखा था महिला। तो जो हमारे साथ की साध्वी थी, उनका साइकिल वाला जो लड़का बंदा था, वो लेडीज वॉशरूम रेस्टरूम से बाहर आया। तो हमारे साइकिल वाले बंदे ने उससे पूछा, भैया तुम यहाँ क्यों गए थे? अपने लिए तो वो है। तो कह रहे वो तो पुरुषों के लिए है। तो बोले हम पुरुष हैं? तो कि नहीं हम पुरुष थोड़ी ना हैं, हम तो आदमी हैं। बिकॉज वो बंदा राजस्थान का था।
राजस्थान में पुरुष शब्द यूज नहीं होता, मेल के लिए वर्ड यूज होता है आदमी, तो उसको लगा पुरुष वो आदमी नहीं होता। इसलिए वो लेडीज टॉयलेट में चला गया। बस मैं इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा, आप पुरुष हो या आदमी हो। कल मैं आप ही की बात करने वाली हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ योर्स। आपकी एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, कहाँ आप गलत हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है, कॉमन हर में एक जैसी है। तो उन्हीं पे कल हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आप इन 4 परतों में अपने आप को फिट नहीं बिठा पाओगे। तो कल हम आप ही की बात करेंगे। मैं स्त्री हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको पूरा समझा है, क्योंकि मैं साध्वी हूं। न स्त्री न पुरुष, एक आत्मा जिसके अंदर कोई लिंग नहीं होती, जिसका कोई जेंडर नहीं होता। जिसने उसको एक बार टच कर लिया वो जेंडर से ऊपर हो जाता है। इसलिए मेरे लिए जेंडर मायने नहीं रखता। तो मैं कल आप ही की बात करने वाली हूँ कि आपकी कॉमन सोचने का तरीका क्या होता है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, शायद आपको भी नहीं पता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो कल आप ही के बारे में आप ही से बात करेंगे। और कोई सवाल ना हो तो अभी हम लोग पूरा करें। थैंक यू। As we reach the end of the enlightening session, it's time to express our heartfelt gratitude. On behalf of everyone present here, I would like to sincerely thank respected Sadhvi Shri Shashwat Purnaji Marasa for sharing such an inspiring and valuable thoughts on personality development. Your words have truly motivated and guided us. I would also like to thank HODs, the teachers and all the present students here. Thank you everyone for being a part of this wonderful session. Jai Jinendra.